और बताओ क्या हाल चाल है। बढ़िया। हाँ। तो आप लोगों वो लोग हैं जो 400 450 कितने से ऊपर 450 से ऊपर। यही तो कंडीशन लगाई गई है ना। बड़ी नजदीक से वापस आ गए तुम लोग। तो उधर से भाग के इधर आना पड़ता है। क्या लगता है क्यों नहीं हो पाया। हम लोग आज यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना। क्या लगता है। आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। चलो। आवाज तो आ रही होगी, इतना तो बुलंद आवाज है मेरी, है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्या लगता है आप लोगों को क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन। प्रैक्टिस की कमी थी और कोई कुछ देखो तुम लोग इतने कोई वैसे बच्चे तो होने की जिनको एग्जाम के बारे में पता नहीं कि हम बताएं नीट में 180 सवाल आते हैं। फिजिक्स इतने की आती है, केमिस्ट्री इतनी की, ऐसा तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हम लोग कुछ बात करते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे भाई, पता चले कि आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कुछ आपका पर्सपेक्टिव होगा, कुछ मेरा होगा, हो सकता है दोनों लोगों का सेम हो सकता है अपोजिट हो। टाइमिंग मतलब समय कम पड़ गया परीक्षा में। है। कितने क्वेश्चन छूट गए थे। सेक्शन बी पूरा ही छूट गया था। सबसे पहले क्या किया था। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका क्वेश्चन छूट गया था। बहुत ज्यादा लोग हैं। सब लोगों का छूट गया। पेपर लेंदी था क्या इस बार। अच्छा, बायो में तुम लोगों ने पहले पूरा पढ़ा होगा, 150 200 क्वेश्चन आराम से, है ना। ये कितने आए थे, 100 आए थे। पूरा बढ़िया आराम से। बायो वैसे हम अपने टाइम पे करते थे तो 35 मिनट में करते थे टोटल। 1 घंटा 25 मिनट में फिजिक्स करते थे, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते थे। आपका दूसरा हो सकता है तरीका, तो आप अपने हिसाब से चले। अच्छा, और क्या लगता है, एक तो टाइमिंग वाला फैक्टर है कि भाई हमारे साथ समय का खेल हो गया, तो वो हमारे लिए दुखद हुआ। और क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं हो पाया आपका। हाँ। प्रैक्टिस कितना करें। प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, है ना, वहां पे डर गए जाके। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे हमें लगता है जब हम विद्यार्थी थे तब भी लगता है, आज भी लगता है। आज भी विद्यार्थी हैं, कोई इतना बड़े टीचर नहीं हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस की क्या लिमिट है। प्रैक्टिस की कोई सीमा है क्या। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 5,000 सवाल भी लगा सकते हो, और 10 भी लगा सकते हो सकता है उसी 10 में से आ जाए, हो सकता है 5,000 में से ना आए। इज इट ट्रू। प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट नहीं है। और पिछली बार भी थोड़ी थी। नहीं ऐसा रीजन तो बताने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक आध चैप्टर रह गया था पढ़ने के लिए। मतलब जो एक आध चैप्टर छोड़ के गए थे कि ये वाला तो करेंगे ही नहीं। ऐसा था। अच्छा, कौन सा चैप्टर था। हाइड्रो मैंने ही नहीं पढ़ाया था क्या। हाइड्रोजन मेटलर्जी से सवाल आया था क्या इस बार। अच्छा, मेटलर्जी से क्या आया था। 2 सवाल क्या क्या थे। तो सरल सवाल थे। हाइड्रो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 22। वो तो 8वीं 9वीं में ही पढ़ा दिया जाता है, बात क्या बढ़ती। चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो एक तो हो गया कि भाई लोग छोड़ के आते हैं पेपर, और दूसरा हो गया टाइमिंग का खेल है। तो आपके दिमाग में क्या है, इस साल क्या ऐसा करेंगे कि सिलेक्ट हो जाए। है। या तो फिर तुम्हें काहे के लिए बैठाया है ना। ये तो तुम ही बताओगे, क्या आपको लगता है ऐसा क्या कर दिया जाए। सर ये बड़ी मतलब, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूँ ये बड़ी ही दुखद स्थिति होती है। when you work for an exam and after that you have to go for 1 more year, it's painful या very painful। 80% तो वो कंटेंट है जो आपको पहले से आता है, तो 80% में तो तुम मुंह ही खोलोगे क्लास में खाली। भाई आपको यहाँ पर अगर पढ़ाना शुरू करें कि वो क्या SPDF किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली आप भी थोड़ा दुखी रहोगे, हम भी दुखी रहेंगे। ऐसा रहेगा कि नहीं। तो रिपीट इज वेरी बोरिंग। यस। क्या किया जाए फिर इस साल। रैपिड रिवीजन कराया जाए। कितने ऐसे लोग हैं जिनका 450 से प्लस आया था। सबका 450 से प्लस ही है लगभग, है। कोई ऐसा भी है जिसने 600 के करीब टच किया है। 600। 550 प्लस। एक व्यक्ति। 550 550 को हिंदी में बोलते हैं। एक ही व्यक्ति है।
बाकी सब लोग कितने कितने मार्क्स है अपने अपने व्यक्तिगत रखो। चलो तो सबसे पहले एक दो बात आपको बता देते हैं, हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए। कोई भी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, आपका दूसरा हो सकता है। आप अपना अपने पास भी रख सकते हैं। जब कभी आप टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आए तो आप अपना बताना। आज मैं हूं तो मैं अपना बता रहा हूं। सिलेक्शन ना होने का केवल एक कारण होता है। देयर इज ओनली वन रीजन इन इंडिया ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, एंड दैट इज, कोई कारण नहीं, केवल एक ही कारण होता है, क्योंकि सिलेक्शन की जरूरत अभी उतनी ज्यादा आपको है नहीं। जब आपको सिलेक्शन की जरूरत हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाओगे। अब आप कहते हो सर इससे ज्यादा क्या जरूरत, हम लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं, कैसे हम लोग का सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत या नेसेसिटी को डिसाइड कैसे किया जाता है? देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी सीरियस, डेस्परेट फॉर इट। मैं आपको बताऊं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उससे पहले की स्थिति ये थी कि अब हम चाहे सेलेक्ट ही हो सकते थे तो या तो जीवन ही त्याग सकते थे। जीवन में कुछ नहीं बचा था एंटरटेनमेंट के लिए, कोई भी और चीज नहीं बची थी। आई वाज वेरी डेस्परेट फॉर सिलेक्शन। जब आप उतने डेस्परेट हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स द ओनली आंसर विच आई हैव। जब तक आपके मन में एक भी परसेंट का वो, उसको बोलते हैं ना कि थोड़ा भी आपके दिमाग में हीरोइज्म बाकी रह जाएगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होता। 16 लाख की आबादी, यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। अब आप अपने आप से पूछ लो कि पिछले साल आप इतने सीरियस थे या नहीं थे। अगर उतने थे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। और अगर उतने नहीं थे तो टेक इट वेरी सीरियसली। दिस एग्जाम इज वेरी, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, बस एक ही बात मेरे पास है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, और आप लोग उस मुकाम पे हैं जिनको उतनी ही बात समझाने से मेरा काम हो जाएगा, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। जैसे कल सुबह 5 बजे मुझे उठना है। अब मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरे लिए सुबह उठना कितना जरूरी है। ऑलवेज इट डिपेंड्स। सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ना होगा तो 6 बजे तक जगते रह जाएंगे, सोते रह जाएंगे, 9 बजे उठेंगे, डजेंट मैटर। सुबह 5 बजे किसी एक ऐसे आदमी को पिक करने के लिए जाना है जो दोस्त है, नहीं होगा तो ऑटो से चला आएगा, तो हम नहीं जगेंगे। लेकिन सवेरे 5 बजे पापा को छोड़ने जाना हो बस स्टेशन पे, तो जग जाएंगे। और सुबह 5 बजे अगर पापा की सर्जरी लगी हो, आईसीयू में शिफ्ट करना हो, तो रात भर ही नहीं सोएंगे। तो आपके साथ क्या होगा, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हाउ मच डेस्परेट यू आर फॉर इट इंटरनली। कई बार क्या होता है, हम प्रोसेस का ही मजा लेते हैं। तैयारी में भी तो एक मजा है, नहीं है अपना? आओ बैठो, अपना बैठे रहो, दिन काटो, चले जाओ। तो हम प्रोसेस में ही खुश हो जाते हैं कि चलो चलो तो बढ़िया, इतना ही है। कई बार हमारे कुछ अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसमें मजा आ जाता है हमें। आपको फाइनल रिजल्ट की जितनी डेस्परेट आप अंदर से होगे उतना ही आपका सिलेक्शन। और अगर कोई बच्चा डेस्परेट हो जाए तो देयर इज नो रीजन कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ तो नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं हुआ। इट डिपेंड्स आप कितना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट इट और नॉट, हाउ मच सीरियस यू आर। और आदमी कहता तो है कि हम बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, रोज सोचता है, पूरी रात सोचता रहता है हम सवेरे उठेंगे 5 बजे, यार मैं करना चाहता हूँ। सच ये है तुम नहीं, अंदर से तुम्हारी वो फीलिंग नहीं। क्योंकि अगर ये इम्पॉसिबल होता कि तुम सवेरे उठ पाओ, तो अगर सवेरे मान लो 5 बजे तुम्हें किसी को छोड़ने जाना रहता, तब भी तुम ना उठ पाते। दिस आई हैव लर्न इन दिस मच ऑफ माई लाइफ। जैसे हमारे भाई साहब हैं, हमारा जो छोटा भाई है, उसको हम रोज कहते हैं कि तुम सवेरे उठा करो, ये किया करो, वो किया करो, वो नहीं उठता है। लेकिन जिस दिन उसको एक व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए जाना होता है, उस दिन वो रात में बेसन लेके आता है। ये सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। बेसन लेके आता है, दही लेके आता है, रात में दही बेसन लगाता है, 20 मिनट बाद उसको मुंह धुलता है ताकि डेड सेल्स चली जाएं। सवेरे एकदम टाइम से उठ जाता है, कपड़ा अपना रात में ही धुल लेता है, सुबह प्रेस करता है, और प्रेस करने के बाद नई जीन्स नई टी शर्ट पहन के निकल जाता है 6 बजे। क्यों? डिजायर। इट्स ऑलवेज अबाउट डिजायर। इफ यू डिजायर फॉर समथिंग, it's impossible that you don't get it. But if you don't desire for it, nobody in this universe, दुनिया की कोई ताकत, आप इस कोचिंग में बैठो, कहीं और जाके बैठ जाओ, राजस्थान में बैठ जाओ, जाके कहीं भी आप चले जाओ, नहीं होगा। और अगर आपके अंदर डिजायर होगी तो कहीं से भी होगा।
ये पक्की बात, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए मैं किसी व्यक्ति को कोई सलाह देता ही नहीं। जब उसके अंदर खुद में चाहत आ जाएगी तो सवेरे वो बेसन भी लगा लेगा, 5 बजे उठ भी जाएगा और चला भी जाएगा। इट्स ऑटोनॉमस। हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं कि नहीं करते हैं? चाह पे निर्भर करता है। आपके अंदर वो चाह है कि नहीं है कि आप 1 साल बाद कहीं जाना चाहते हो, तो आप उतना सैक्रिफाइस करो। और दूसरा आदमी बताने के लिए कभी नहीं आएगा, ये बात आप जान लीजिए। इट्स ऑलवेज योर इंटेंस डिजायर जो कि आपको किसी भी चीज को दिलाती है। चाहे सवेरे 5 बजे उठना हो, चाहे सवेरे 3 बजे उठना हो, वट एवर, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपका वो काम आपकी नजर में, आपके दिमाग में कितना जरूरी है। सही है कि नहीं? 3 बजे ट्रेन पकड़नी होती है तो उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते? और पढ़ना होता है तो नहीं उठ पाते, क्योंकि हमारी नजर में वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, देयर विल बी वेरी रेयर पीपल इन दिस होल यूनिवर्स। पूरे विश्व में ऐसे लोगों की गिनती कर लो जिनको कहा जाए कि कल आपकी 5 बजे सर्जरी होगी, और वो 5 बजे सोते रह गए, आए नहीं। किसी के पापा को हार्ट अटैक आ गया, पापा ने फोन करके बताया कि बेटा सिचुएशन खराब है, लड़का सोता ही रह गया। हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। दैट्स अ टॉप प्रायोरिटी। अभी मुझे कोई भी बात पता चले कि सर ऐसा वैसा है, आई जस्ट रन अवे। अभी मेरा एग्जाम है, मैं आपको, आप तो दूर किनारे हटा दो, सब लोग, आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हो। हमने जब सोचा था कि हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमने सोचा था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ते रहेंगे साथ में। भाई पढ़ाने में कितना 2-3 घंटा लगता है, 4 घंटा पढ़ाएंगे और घर आएंगे 2 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन वो मेरी इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी। पैसा मिल रहा था, काम भी था, मस्त थे। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी। लेकिन जब वो मेरे लिए जरूरत बन जाएगी, अब चाहे समाज बेइज्जती करके बना दे, चाहे पिताजी बेइज्जत करके बना दें, एक समय आता है जब मैं सीरियस हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि नहीं यार, अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करना है। पीजी समझते हो? एक एग्जाम यूजी के बाद पीजी भी होता है। अब जैसे हमारे गाँव में लोग जानते ही नहीं कि लड़का किस तरह की मास्टर है, उनको क्या पता मास्टरी क्या होती है। तो उनको लग रहा है कि वो एमबीबीएस फेल हो गया। भाई जैसे आप 2012 में ज्वाइन करो, 21 तक पहुंच जाओ और आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो एज अ डॉक्टर, तो गांव वाले क्या समझेंगे? फेल हो गए। अब जब गांव से खबरें आई, कहीं बैकग्राउंड से पता चला कि भाई चाचा तो सोच रहे हैं कि मैं फेल हो गया, नाउ इट्स पुटिंग प्रेशर ऑन मी। और जब मेरे अंदर ये इंटेंस डिजायर आ जाएगी कि मुझे एग्जाम निकालना है, एग्जाम मेरे लिए कल भी कठिन नहीं था, आज भी कठिन नहीं, मेरी जरूरत कितनी है ये मायने रखता है। आप भी अपना सोच लो कि आपकी जरूरत कितनी है, और नहीं तो समाज तो आपको जरूरत समझा ही देगा। आप चिंता ना करें। कौन समझा देगा? धीरे धीरे करके समझा देगा। एक दिन आपको ऐसा आएगा कि भाई अब तो कुछ करना ही करना है। तो इट्स ऑल अबाउट नेसेसिटी। ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग। और आपकी वो, क्या 5-6 दिन लगातार पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। किसी दूसरे उम्र के 40 साल के आदमी को कहो 2 दिन लगातार जाग लो, उसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो 30 मिनट के बाद डिसीजन उसके इम्पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन आप उस एज में है कि आप 5 दिन जगते रहो, 4 दिन खाना ही ना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। यू कैन डू एनीथिंग। इट्स नॉट अ मोटिवेशन, लेट मी टेल यू, इट्स द रियलिटी। आपकी, इसको अगर थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में बोलें, तो जब आपकी जरूरत होगी, जब आपकी गर्ज होगी, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। अभी है नहीं, इसलिए नहीं हुई। नहीं ऐसा, मैं जानता हूँ, ये मेरी मेरी जिंदगी का मेरा अनुभव है, आपका कुछ और हो सकता है। आपका कुछ है तो अपने हिसाब से चले। बाय द वे, वी आर गैदर्ड हियर फॉर केमिस्ट्री। कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, पूछ लो। आज पहली बार मिल रहे हैं ना, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ। मैंने सोचा इस बार मैं सिर्फ क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन ना सेलेक्ट होने का कोई और कारण नहीं होता है, सिर्फ यही कारण है। जरूरत नहीं है अपने को, जरूरत होगी तो सेलेक्ट हो जाएंगे। चलो, पहला चैप्टर कौन सा है? सर, अच्छा, पढ़ाने में इस बार क्या करेंगे आपको बता देते हैं। पढ़ाने में ये करेंगे कि चैप्टर में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, कम थ्योरी पढ़ाएंगे और ज्यादा क्या करवाएंगे, क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हर चैप्टर में मेरा टारगेट है, मुझे फिजिकल पढ़ाना है। फिजिकल के लगभग 10 चैप्टर मुझे दिए गए हैं। तो मुझे एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन करवाने, यानी 4000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा टोटल। ठीक है? और समय के रहते रहते, ये मेरा बेसिक टारगेट है। और आपको 10 चैप्टर की छोटी छोटी थ्योरी भी बनवा के देंगे, जो कि आप सम अप कर सको बाद में। ठीक है जी? पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन सी बातें आपको पढ़नी होती? कोई किताब उताब मिली कि नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मिला है? चलो, मॉड्यूल मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन ने। पहली थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए? इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि इस संसार
इस संसार में जो कुछ भी बना है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, इज मेड अप ऑफ एटम। दूसरे इनकी थ्योरी का पॉइंट क्या था? एटम जो होते हैं, एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल? मतलब इनको नष्ट नहीं किया। एटम इतने छोटे होते हैं कि इनको फर्दर नष्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इसी बात का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि एटम को आगे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और एटम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ए का मतलब क्या होता है? नॉट, और टॉम का मतलब क्या है? डिविजिबल। तो यह फर्दर आगे भविष्य में डिविजिबल नहीं है। तीसरी बात कि जो डाल्टन थे वो चूंकि वैज्ञानिक तो थे, वो क्या थे? हाई स्कूल के मास्टर थे। तो डाल्टन ने ये जो बातें कही थी वो किस बेसिस पर कही थी? दीज लॉज वर बेस्ड ऑन व्हाट? दे वर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पर बेस्ड थे? कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर इनके लॉ को मैं सबसे बेसिक फॉर्मेट में, इन द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट अगर इस लॉ की बात करें, तो ये लॉ ये बताता है कि संसार में आसपास में जो कुछ भी बना हो किससे बना है? एटम से बना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किससे बना हूं? एटम से। और ये चेयर भी किससे बनी है? एटम से। तो आप उस समय, ये सन 1800 समथिंग की बात है, 1803-4 की, तो उस समय विज्ञान इतना विकसित तो था नहीं। तो जो सवाल पूछे जाते थे वो भी बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते थे। जैसे मैं अगर आपसे आके कह दूं कि मैं एटम से बना हूं और ये कुर्सी भी किससे बनी है? एटम से। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि इस कुर्सी में और मेरे में फर्क क्यों है? नहीं पूछा जाएगा। भाई अगर हम दोनों लोग एक ही चीज से बने तो क्या हम दोनों को एक जैसा होना चाहिए था? लेकिन हम दोनों लोग एक जैसे नहीं है। कुर्सी अलग होती है और मैं अलग हूं। तो इसका क्या कारण है? अगर वह भी एटम से बना है और मैं भी एटम से बना हूं तो दोनों चीजें अलग अलग क्यों होती हैं? इसका जो जवाब डाल्टन ने दिया था वो ये दिया था कि सेम एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट है, इसके जो एटम्स होंगे, इसके एटम्स कैसे होंगे? लाइक। एटम्स आर लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक एलिमेंट की बात बताओ, जैसे मैं आयरन की बात करूं, क्या आयरन एक एलिमेंट है? आयरन के जितने एटम होंगे वो सब कैसे होंगे? एक जैसे। लेकिन अगर कोई दूसरा एलिमेंट से हम इसको कंपेयर करें डिफरेंट एलिमेंट से, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? उनके एटम्स आर अनलाइक। अनलाइक का मतलब सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि आयरन के एटम को कंपेयर करता हूं किसके एटम से? निकल के एटम से। तो क्या इन दोनों का एटम सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग। उस समय पर किसी को नहीं पता था कि किसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या एटम कैसा होता होगा, इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना डाल्टन ने बताया कि संसार में जो कुछ भी बना है वो किससे बना है? एटम से। और जो एटम्स होते हैं उसमें से अगर सेम एलिमेंट आप लोगे तो उसका एटम कैसा होगा? एक जैसा। और अगर अलग एलिमेंट लोगे तो उसका उसके जैसा होगा लेकिन उसका इसके जैसा नहीं होगा। यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं? अनलाइक। और सेम एलिमेंट के कैसे होते हैं? लाइक होते हैं। ये इतने पॉइंट्स किसने दिए थे? डाल्टन ने। और यहीं से पहली बार किसकी परिकल्पना शुरू हुई थी? एटम की। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द concept of atom was given by Dalton, and according to his theory the most important point was कि जितने भी चीजें हमारे आसपास है वो किससे बनी हुई हैं? एटम से। एटम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल। और इसी को दूसरी भाषा में बोला जाए तो एटम के टुकड़े करना संभव नहीं है। अच्छा, जिसके टुकड़े करना संभव नहीं, क्या वो सबसे छोटा होगा? सबसे छोटे पार्टिकल को केमिस्ट्री में अल्टीमेट या फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट या फंडामेंटल। तो अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू डाल्टन व्हाट वाज द अल्टीमेट पार्टिकल? एटम। व्हाट वाज द फंडामेंटल पार्टिकल? एटम। व्हाई इट वाज फंडामेंटल पार्टिकल? बिकॉज एटम कैन नॉट बी divided. Atom is indestructible. Atom can neither be created nor destroyed. Law of Dalton's theory was based on which law? Conservation of mass. According to Dalton, the same elements are like and the different elements are unlike. ये कहानी उन्होंने बता दी 1803 के करीब, या 1803 से 8 के बीच में। अब ये लगभग 100 साल तक चलती रही। लोग यही मानते रहे एटम सबसे छोटा होता है, छोटा, इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, ये सारी बातें चलती रही। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद क्या चला? दूसरा एक्सपेरिमेंट। वो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ये इसको हटा दें यहाँ से। नोट वोट तो करना नहीं, मॉड्यूल में सब लिखा रहेगा, सुनते रहना।
कोई डाउट होगा तो पूछते रहना कि भाई ये बात क्या, अभी तो बहुत बेसिक बात है तो कोई डाउट तो होगा नहीं। अब देखो ये बात चली थी, जो एटम के बारे में बात चल रही थी वो तो अलग चल रही थी, मतलब ये दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। एयर जो होती है वो कंडक्टर होती है कि इंसुलेटर? तो अगर आइडियली कहा जाए तो क्या होता है, दोनों। लेकिन नॉर्मल भाषा में कहें तो क्या है? इंसुलेटर किसे कहते हैं? सुचालक की कुचालक? कुचालक। इसका मतलब अगर आप दो तार लगा दो और बीच में वो चीज हो जिसको आप चेक करना चाहते हो, अगर करंट दौड़ी तो वो क्या होगा? सुचालक, और नहीं दौड़ी तो कुचालक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी बना दूं, तो ये बैटरी बना दी, और बैटरी बनाने के बाद यहाँ एक टर्मिनल या दूसरा टर्मिनल, इस दोनों टर्मिनल के बीच में मान लो लोहा लगा दिया। लोहा जानते हो? तो बताओ करंट चलेगी? चलेगी। तो लोहा कैसा हो गया? कंडक्टर हो गया। अब अगर इसके बीच में पानी लगा दे तो? वाटर। बताओ कंडक्शन होगा कि नहीं? इट डिपेंड्स कि पानी प्योर है या फिर इम्प्योर। अगर सॉल्टी वाटर होगा तो कर देगा, और अगर प्योर वाटर होगा तो नहीं करेगा। तो आप मान लो कि थोड़ी देर के लिए सॉल्टी वाटर है कंडक्ट करके, ये सब तो चेक करने का तरीका है। अच्छा अगर बीच में कुछ नहीं लगाया तो है क्या? ये कुछ नहीं है तो क्या है? एयर। जैसे इस कमरे में क्या है? एयर है। हम सब लोग आसपास में कहाँ है? एयर में ही है। तो अगर एयर है बीच में, तो बताओ ऐसे बीच में तार छूटा हुआ हो तो क्या कंडक्ट करेगा? इसको कहते हैं कटा हुआ तार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कटा हुआ। भाई एक बैटरी ले लो, उसके दोनों तार जुड़े थे, बीच में से काट दिया, तो अब दो तार के बीच में क्या आ रहा है? एयर। और अगर एयर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो एयर क्या होती है? कंडक्टर की इंसुलेटर? इंसुलेटर। लेकिन लोगों ने देख रखा था बिजली कड़कते हुए कल रात को। देखा होगा आपने, अगर रात को जग रहे होंगे, बिजली कड़क रही थी कल। कल यहीं थे लखनऊ में ही तुम लोग? कल बिजली कड़क रही थी, पता चला था कि नहीं? क्या? हाँ। मैं सो नहीं सकता हूँ बिजली कड़कने के बाद। अगर एक बार मुझे सुनाई दे गई तो फिर आई विल स्टे अवेक, क्योंकि मैं सोते सोते मरना नहीं चाहता। बिजली से मुझे फोटोफोबिया है। फोटोफोबिया जानते हो? फोटो माने लाइट, फोबिया माने डर। बहरहाल देखो, तो जब जब जिस समय इलेक्ट्रिसिटी, जब ये बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके बन के आता है। तो ये जो लाइट आ रही है एक्चुअल में चार्ज भी ट्रेवल कर रहा है। कौन ट्रेवल कर रहा है? चार्ज। और अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है मतलब एयर किस तरीके से काम करे? कंडक्टर की तरह। तो लोगों के दिमाग में तो ये था कि नॉर्मली एयर क्या होती है? इंसुलेटर। लेकिन यह कंडक्टर बनती तो है, क्योंकि ऊपर बादल से चार्ज कहां पर आता है? जमीन पर आता है। तो इसका मतलब ये कंडक्टर तो बनती है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि कैसे कंडक्टर बनती है। तो फैराडे चाहते थे कि वो एयर को कंडक्टर बनाए लैब में। कहां पर बनाए? लैब में। वो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेस्ड था या फिर कुछ और ही चल रहा था? कुछ और चल रहा था। क्या चेक कर रहे थे वो? एयर की कंडक्टिविटी। और कहाँ उसको कंडक्टर बनाना चाहते थे? लैब में। उन्होंने एक ट्यूब ली। क्या लिया? ट्यूब। बताओ ट्यूब में कुछ नहीं है तो अंदर क्या है? एयर। ट्यूब लेने के बाद उन्होंने मेटल की स्ट्रिप लगाई दो। एक मेटल की स्ट्रिप यहाँ पे, एक मेटल की स्ट्रिप यहाँ पे। और इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी से जोड़ के अच्छा बीच में है क्या? एयर है। तो वो सोच रहे थे कि लाओ देखें कि ये कंडक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बताओ शुरुआत में उन्हें क्या मिला होगा? कुछ नहीं, कंडक्ट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या बढ़ाना शुरू किया? वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाते चले गए, 2 4 10। फिर इसके बाद कौन से वोल्टेज पे पहुंचे? 10,000 वोल्ट पे। कहाँ पहुंच गए? 10,000 वोल्ट। जब वो 10,000 वोल्ट पर पहुंचे, कितने वोल्टेज पे? 10,000। तो दो घटनाएं हुई। कितनी घटनाएं? दो। कुछ एक ग्लो था। ग्लो समझते हो? चमक, जैसे बिजली की चमक नहीं होती है। एक ग्लो था जो इधर से इधर की तरफ चला था। एक ग्लो था जो किधर से किधर ट्रेवल कर रहा था? लेफ्ट टू राइट। और एक ग्लो था जो राइट से किधर चल रहा था? लेफ्ट की तरफ। मैंने दोनों को अलग अलग रंग से बनाया है। बताओ इस एक्सपेरिमेंट में बीच में भरा क्या है? एयर। अच्छा ये प्लस वाला साइड है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया होगा? भाई इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द positive terminal of the battery, and this is negative. Why? Because it is connected with the negative terminal of the battery. Now I have only two questions to ask. पहला सवाल है कि इसके अंदर भरा क्या था?
क्या था? एयर। जब फैराडे ने 10,000 वोल्ट पोटेंशियल दिया और प्रेशर भी कम किया था, जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेन बात समझे। तो जब इन्होंने इसको देखा तो इन्हें क्या दिखाई दिया? एक चमकती हुई चीज इधर गई, एक चमकती हुई रे जिसको उन्होंने नाम दिया, और एक रे इधर की तरफ आई। अब आप मुझे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर करो। सबसे पहले ये बताओ कि जो रे इधर की तरफ गई और जो रे इधर की तरफ आई, क्या दोनों का नेचर सेम है कि अपोजिट? हाँ, अगर दोनों का नेचर सेम तो दोनों एक ही तरफ ना जाते, दोनों का नेचर अपोजिट है। अच्छा, उस नेचर में चार्ज का योगदान जरूर होगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ प्लेट कौन सी लगा रखी है? चार्ज वाली। तो अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ, तो जो ये नीली वाली रे जा रही है, कौन सी रे? नीली वाली। ये खुद कैसी चार्ज की होगी? पॉजिटिव, क्योंकि जा किधर रही है? नेगेटिव। क्या इसको नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है? तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसमें एक कौन सी रे होगी जो स्वयं कैसी है? पॉजिटिव। और एक जो ये वाली बनाई है, ये कैसी होगी? क्योंकि जा किधर रही है? पॉजिटिव। तो ये वाली नेगेटिव होगी। इसका खुद का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। और इसका खुद का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब एक बात आप बताओ, दोबारा से सोच के बताना। ये बताओ कि संसार में जो कुछ भी बना है वो किससे बना है? हैं? किसने बताया? डाल्टन ने। पहला एक्सपेरिमेंट तो यही था, संसार में जो कुछ बना किससे बना है? एटम से। तो बताओ, इस ये जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उस ट्यूब में क्या थी? एयर। एयर भी किससे बनी होगी? एटम से। और उसी में जब हमने बहुत ज्यादा सा पोटेंशियल दिया, तो कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, और जो इधर गया और जो उधर गया दोनों सेम नहीं थे। यस। उसमें से एक कैसा था? पॉजिटिव। और एक कैसा था? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन का पहला नियम फेल हो गया। डाल्टन ने कहा था एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, अंदर भरा क्या था? एटम। एटम एयर किससे मिलकर उन्हें? एटम से। उस एटम में से कुछ प्लस निकला और कुछ क्या निकला? माइनस। तो पहली बार फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट से बताया दैट एटम इज कंपोज्ड, एटम इज न्यूट्रल, बट इट इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग नेगेटिव। यस और नो? समझ गए बात को? अच्छा, किसने कहा था कि एटम को तोड़ नहीं सकते हो? और किस कहा कि एटम पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है? क्योंकि उन्होंने या तो कुछ इधर था और कुछ इधर गया था, और जो इधर गया और जो इधर गया वो सेम नहीं थे। एक था पॉजिटिव और एक क्या था? नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव था, इसको भविष्य में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये प्रोटॉन था। क्या था ये? प्रोटॉन। और जो नेगेटिव था वो इलेक्ट्रॉन। तो आज हम ये बात जानते हैं कि एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन इस बात को पहली बार किसने बताया था? फैराडे ने। किस एक्सपेरिमेंट से? ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्यूब। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ इधर गया कुछ उधर गया, इस बात को फैराडे नहीं जान पाए थे कि क्या हुआ था। लेकिन हम लोग चूंकि फैराडे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं अभी की स्थिति में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय हुआ क्या था। तो जब ये आप जान जाएंगे कि हुआ क्या था, तो इससे एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारे आंसर कर पाएंगे। तो आप इधर की तरफ इस बोर्ड पे देखें कि सच्चाई में हुआ क्या था। हुआ कुछ इस प्रकार था कि एक मैंने प्लेट लगा दी पॉजिटिव और एक प्लेट इधर लगा दी नेगेटिव। अब देखो इसमें रियलिटी में हुआ क्या था। उस टाइम पे फैराडे को नहीं पता चला था कि क्या हुआ है। हुआ क्या था कि इसके अंदर कोई, अच्छा इसके अंदर एयर रही थी, एयर ही तो थी इसके अंदर। तो हम एयर की जगह पे कोई दूसरी गैस मान लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन मान लिया। इंटेंशनली मैंने हाइड्रोजन माना है, क्यों बाद में आपको बताऊंगा। तो ये बताओ, हाइड्रोजन सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस? गैस के मॉलिक्यूल एक जगह रहते हैं कि चलते रहते हैं? चलते रहेंगे तो टकराएंगे भी। तो जब गैस के मॉलिक्यूल टकराते थे, बार बार टकराते थे, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स में से कहीं कुछ एकाध मॉलिक्यूल मौलिक एटम बन जाते थे टकराने के बाद। और बताओ एटम क्यों बन गए? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल गई, बॉन्ड टूट गया। जुड़े ही तो रहते हैं ना दोनों। अब मान लो कि जैसे दो हाइड्रोजन है जुड़े हैं, तो H2 का मॉलिक्यूल है, एक और H2 का मॉलिक्यूल आए और टूट गया। तो एट सम प्लेस दिस H2 इज ब्रोकन इनटू H प्लस H। क्या बन गया? ये एटम बन गया। और आप ये जानते हैं, हालांकि ये बात अगेन मैं बताऊंगा, फैराडे को नहीं पता थी कि एटम किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर कौन फ्री रहता है? ये तो आप जानते हैं ना? नहीं जानते क्या इतना? क्या सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो इसमें सबसे इजीली कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता था, अब ये जो हाइड्रोजन एटम बन गए,
इन हाइड्रोजन एटम में से कोई एक हाइड्रोजन एटम से दूसरा हाइड्रोजन एटम आके टकराया और इसने एक क्या रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब एक बार किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव आ गया तो बताओ ये पॉजिटिव किधर की तरफ भागेगा। पहले से हमने कितना 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल तो लगा ही रखा है ना, तो पॉजिटिव किधर भागेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा तो क्या रास्ते में उसको और हाइड्रोजन मिलेंगे, भाई रास्ता खाली तो पड़ा नहीं है। एक ही दो एटम है कि बहुत सारे एटम है, बहुत सारे। तो और एटम, एक एटम दूसरे को आयोनाइज करेगा, दूसरा आयोनाइज करेगा तो फिर प्लस माइनस निकलेगा, फिर वो प्लस माइनस फिर एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ गैसियस एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल एटमाइजेशन अकर्स। पहले क्या होता है, एटम है। व्हाट इज एटमाइजेशन, एटम का बनना। किससे, मॉलिक्यूल से। आफ्टर द एटमाइजेशन, due to the random collision of molecule, ionization of the gas takes place। क्या होता है, आयोनाइजेशन मतलब आयन का बनना। वो कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। अब ये जब आयन बन गया, देन आयंस स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक तरफ कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ कौन दौड़ता है, आयन। जब वो दौड़ेगा तो फर्दर आयोनाइजेशन करेगा, फर्दर आयोनेशन करेगा तो और H प्लस बनेंगे, और H प्लस बनेंगे और भागेंगे। तो कुल मिला के ये घटना यहाँ पर हुई कि बहुत सारे H प्लस बन गए और बहुत सारे क्या बन गए, E माइनस इलेक्ट्रॉन। ये माइनस वाले किधर की तरफ भागे हैं, प्लस की तरफ, और ये प्लस वाले किधर भागे हैं, माइनस। ये घटना हो रही थी वास्तविकता में। लेकिन क्या ये सारी बातें फैराडे को पता थी, ये बातें फैराडे को पता नहीं थी। फैराडे को कितना पता था कि अगर आपने एयर या फिर कोई गैस ले रखी है, अगर आप गैस लोगे और उसके बाद पोटेंशियल हाई करोगे तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो इधर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जो इधर जाएगा वो नेगेटिव। क्या दोनों पे सेम चार्ज होगा, क्या अपोजिट, अपोजिट। तो आप जरा इधर की तरफ देखो, एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जिस पे नेगेटिव चार्ज है खुद पे, वो किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जा रहा होगा, नेगेटिव की तरफ। जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको उन्होंने नाम दिया था कैथोड रे। क्या नाम दिया था, कैथोड रे। अब बताओ कैथोड रे का खुद का नेचर कैसा होता है, कैथोड रे का खुद का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। और वो जाती किधर की तरफ है, पॉजिटिव। बात समझ में आई। तो दो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, कैथोड रे ओरिजिनली किस नेचर की होती है, नेगेटिव, जाती किधर है, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव हमारा उधर वाले बोर्ड से देख के बताओ कि नेगेटिव कौन बना था, इलेक्ट्रॉन ही तो बना था। तो इसका मतलब कैथोड रे कुछ नहीं है बल्कि कौन दौड़े चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैथोड रे। पहला स्टेटमेंट है कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कैथोड रे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उसको कैथोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या ये बात भी सही हो गई। तीसरा सवाल पूछेगा कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो लगा ले जाएंगे, नहीं लगा पाओगे क्या। तो इसका मतलब कैथोड रे पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब जरा एक बात और दिमाग लगाओ, बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। किसी के पार्टिकल होने का सबूत क्या है, उसके पास मास हो। पार्टिकल के पास क्या होता है, मास। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद भी होगा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 याद है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल के पास क्या है, मास। मास है तो क्या होगी, मास है तो क्या होगा, चार्ज। जरूरी नहीं, चार्ज हो तो मास जरूरी है। देखो मास, दूसरी बात ये रुके हैं कि चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो मास है पहला। दूसरा मास के साथ साथ वेलोसिटी भी है, तो एम वी यानी क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम के साथ साथ क्या है, किसी के पास मास और वेलोसिटी हो तो क्या उसके पास मोमेंटम होता है, यस। काइनेटिक एनर्जी, यस। तो मैं आपसे पूछूं कि कैथोड रेज आर हैविंग मास, यस, दे हैव मोमेंटम, हाँ कि नहीं। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है
वास्तविकता में। तो अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो सरफेस को गर्म कर देगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो किसी न किसी फॉर्म में तो चेंज ही होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगी? हीट के फॉर्म। जैसे मैं इसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दूं लगातार लगातार, तो इसका सरफेस ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, कॉमन सेंस है। जैसे आपको कोई झापड़ मारना शुरू कर दे लगातार 1 2 3 4, तो गाल ठंडा होगा कि गर्म? डिपेंडिंग अपॉन विच गाल। इफ द गाल विच इज अंडर इम्पैक्ट, तो वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और उसके पड़ोस वाला गाल कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो कुल मिला के अगर किसी के पास मास है, किसी के पास वेलोसिटी है, तो क्या उसके पास मोमेंटम होगा? यस सर। काइनेटिक एनर्जी होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या वो हीट प्रोड्यूस करेगा? रास्ते में छोटा सा पहिया लगा दो तो घुमा देगा। मोमेंटम का मतलब ही क्या होता है? क्या आप मोमेंटम का मतलब जानते हैं? मोमेंटम माने चोट। मोमेंटम माने चोट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इसके बाद मास है, लेकिन वेलोसिटी जीरो रखें, टेंडिंग टू जीरो, और गाल पे लगाएं, चोट लगेगी? लेकिन अगर मास भी हो वेलोसिटी भी हो तो मोमेंटम माने क्या होता है? चोट। आप याद रखिए इसको। मोमेंटम को फिजिकली इंटरप्रेट किससे करते हैं? चोट से इंटरप्रेट करते हैं। तो बताओ, क्या इसके पास मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, और रास्ते में पहिया लगा दोगे तो पहिया घूम जाएगा? क्या कैथोड रे पैडल व्हील घुमा सकती हैं? यस। कैथोड रे के पास मास होता है, वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दे कैन रोटेट पैडल व्हील आल्सो, एंड व्हेनेवर दे आर इंपैक्टेड ऑन एनी सरफेस, द सरफेस बिकम्स हीट। मैकेनिकल हीट भी जनरेट कर सकती है। कौन? कैथोड रेज। ये सारी बातें आपसे कैथोड रे के बारे में पूछा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको सोच के बताना, इधर की तरफ देख के बताना सब लोग। माना कि हमने हाइड्रोजन गैस नहीं ली, माना हमने हाइड्रोजन गैस नहीं ली, और एक्सपेरिमेंट करते समय हमने मान लो नाइट्रोजन गैस ले ली। कौन सी गैस ली? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी N2 होती है, पहले टूट के NN बनेंगे, उसके बाद आयोनाइजेशन होगा तो इससे क्या बन जाएगा? N प्लस बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। गेन ना समझ लेना कि सर नाइट्रोजन गेन करता है। आप किसी भी एटम को थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही फेंकेगा, खींच नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा? N प्लस, और साथ में क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। मान लो कि हमने कौन सी गैस ले रखी? क्लोरीन गैस मान लो ले रखी। तो क्लोरीन गैस से भी Cl बनता, Cl से क्या बनता? Cl प्लस, साथ में क्या बनता? इलेक्ट्रॉन। या कोई भी X ले रखा है आपने, तो उससे क्या बनता है? X प्लस, और साथ में क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप गैस बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? गैस। तो बताओ कौन सा पार्ट बदल रहा है? नेगेटिव वाला पार्ट बदल रहा है कि पॉजिटिव वाला? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और नेगेटिव वाले को हमने नाम क्या दिया था? कैथोड रे। और पॉजिटिव वाले को नाम क्या देते हैं? एनोड रे। क्या नाम देते हैं? एनोड रे। अब मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। आप बताओ कैथोड रे और एनोड रे में से कौन सी पॉजिटिवली चार्ज्ड? ठीक है, कौन नेगेटिव है? कौन हल्की है? इलेक्ट्रॉन ही हल्का होता है, बाकी कोई भी होगा उससे भारी ही होगा। इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल है। तो कौन हल्की होती है? कैथोड रे। किसके पास मास होता है? दोनों के पास होता तो दोनों के पास है। एनोड के पास ज्यादा, कैथोड के पास कम। किसके पास मोमेंटम होता है? किसके पास काइनेटिक एनर्जी है? कौन पहिया घुमा सकता है? दोनों ही घुमा सकते हैं। तो जिसके पास मास होगा, वेलोसिटी होगी, वो पहिया घुमा सकता है। दूसरी बात, कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो जाएगा? जिसके पास चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो जाएगा। यस और नो? लेकिन क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में डेविएट होंगे? नहीं। एक अगर इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। तो स्टेटमेंट जैसे मैं बोलूं ऐसा कि कैथोड रे एंड एनोड रे बोथ डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रू है कि फॉल्स? इन सेम डायरेक्शन। अब फॉल्स हो गया, नहीं होगा ऐसा? कैथोड रे एंड एनोड रे बोथ डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, फॉल्स हो गया। इन अपोजिट डायरेक्शन, सही हो गया। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेंगे? हैं? क्यों? हाँ, चार्ज वाले मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं। मूविंग चार्ज। कौन सा चार्ज? मूविंग चार्ज। देखो चार्ज के पास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चलने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये चलते हुए चार्ज हैं? और मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगा। हमने लॉरेंट फोर्स पढ़ा है, QVB sin थीटा, सुना है कि नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा, लेकिन दोनों सेम क्या अपोजिट? अपोजिट, क्योंकि आपको वो वाला नियम भी पता होगा, जब आप लगाते हो तो एक अगर प्लस पे चलते हो तो एक किधर चलता है? माइनस। थंब रूल होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब अब आप स्टेटमेंट्स बताते जाओ। एनोड रे कैथोड रे पे तो चार्ज होता है, फॉल्स या ट्रू बोलो? फॉल्स। दोनों पे चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड मास में ज्यादा भारी होता है। कौन है जो पहिया घुमा सकता है? किसके पास मास है? किसके पास वेलोसिटी है? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी? कौन हीट प्रोड्यूस कर सकता है? कौन गैस बदलने पे बदल जाता है? कौन? एनोड। आप देखो पॉजिटिव वाला बदल रहा है। कौन गैस बदलने पे बदलता है? एनोड। कौन कभी नहीं बदलता? कैथोड। कहती बात याद रहेगी। किसकी प्रॉपर्टी गैस बदलने से बदलती नहीं है? कैथोड। कैथोड रे कौन? कौन सी? कैथोड। अच्छा, ये सब कथा याद हो जाए अगर खाली इतना याद हो कि कैथोड नेगेटिव होता है, तो बाकी तो सब याद आ जाएगा। नहीं होगा। इस सारी श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है? कि कैथोड नेगेटिव होता है। अगर ये याद रहे कि कैथोड नेगेटिव है तो ये भी याद आ जाएगा कि एनोड पॉजिटिव। याद आ जाएगा कि नहीं? और फिर जितनी कहानियां हैं वो सब नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कौन होगा? कैथोड ही होगा इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पता है ना? तो अगर नेगेटिव है तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये बदलने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबसे ही निकलेगा। समझ गए बात? तो इसमें याद करने का केवल एक मुद्दा है, कौन सा? कि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। और भूलोगे भी एक ही बात, वो क्या? कि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। मैं आपको एक खिलाड़ी का नाम बताता हूँ, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को? उनको भारत रत्न का उपाधि दिया गया है। क्या वो अच्छे खिलाड़ी हैं कि खराब है? सबसे ज्यादा 90 के बाद आउट होने पर रिकॉर्ड किसका है? नर्वस 90 जिसको बोलते हैं। तो जब सचिन जैसे खिलाड़ी नर्वस हो सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं उनके सामने? भाई हमारी कोई औकात रहेगी कि नहीं? कुछ नहीं रहेगी। तो हम तो ऑब्वियसली नर्वस हो सकते हैं। तो ये ना सोचना कि तुम वहां कैथोड भूलोगे नहीं, भूल तो तुम अपना नाम भी जाते हो वहां। नहीं होता है ऐसा? होता है कि नहीं? तो आप बिल्कुल एकदम इसको और रटें कैसे? रट रट के इसको वहां पहुंचा दो जहां से कभी गलती होती ही नहीं, चाहे जितने नर्वस रहो। वो कौन से स्थान है? स्पाइनल का। क्या आपने नाम सुना है स्पाइनल कॉर्ड का? स्पाइनल कॉर्ड का ही नाम नहीं सुने हो? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम नहीं सुने हो क्या? मान लो आज मैं बहुत उदास हूँ। मैं कैसा हूँ? बहुत उदास। कोई मुझे छोड़ के चला गया, मैं बहुत उदास हूँ। लेकिन सामने से अगर ट्रक आएगा तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे कि तुरंत भाग लेंगे? कुछ चीजें ब्रेन में नहीं होती, बल्कि कहाँ होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड। आप ये जानते हैं कि नहीं? अगर मान लो हम बहुत उदास हैं, ऐसे हाथ रख के नीचे प्रेस आ गया गर्मा गर्म, तो हाथ रखा ही रह जाएगा? तुरंत हट जाएगा कि नहीं? आपको डेटा कहाँ पहुंचाना है? स्पाइनल कॉर्ड। और कैसे किसी चीज को स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाया जाता है? बहुत सरल। कैसे? डू इट अगेन एंड अगेन। आपने कभी देखा जूता सिलते हुए मोची को? वो देख देख के ऐसे से सिलता है, ऐसे ऐसे। खस्ता बनाने वालों को देख लो, ऐसे करके पूरा निकालते हैं, क्योंकि वो डेटा कहाँ चला गया है? स्पाइनल कॉर्ड में। दे हैव सेट इट। हम भी सेट कर लेंगे। इतनी बार कैथोड नेगेटिव बोलेंगे कि वहां आपको कोई निमोनिक या ट्रिक न लगानी पड़े। आपसे कोई कैथोड बाद में बोले, नेगेटिव पहले निकल आए। समझ गए बात को? और सारा सिलेबस ऐसे करके आपको यहीं बैठा लेना है बस। बस आप समझ लो, ये काम करना चाहिए नहीं। इट इज रॉन्ग कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों को मैं ये कहूँ कि तुम चीजों को स्पाइनल कॉर्ड में ले जाओ। लेकिन ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा है। वरना किसी टीचर को कोई क्यों सजेस्ट करेगा रटो इतना? इट्स नॉट, बट यही लड़ने का हथियार है हमारे पास। अब जंग होशियारी की नहीं, बल्कि किस बात की है? कि कौन कितना याद करके जाता है। और आप इस बात को समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बच्चों का सिलेक्शन इंटेलिजेंट का नहीं होता, डिलीजेंट का होता है। डिलीजेंट समझते हो? अरे मेहनती, मतलब जो ऐसे बैठे रहे जिनको कोई काम नहीं, वो एक टाइप के लड़के होते नहीं, वो ना चाय पीना ना किसी से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे खाली पढ़ा करते हैं, उस टाइप के लड़कों का। चलो बहरहाल हम लोग यहाँ भावुक हो गए हम लोग, है ना? इस पे आते हैं फिर से। बताओ कैथोड एनोड में से कौन नेगेटिव है? कोड बोल दो बाकी सब सेट हो जाए। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एक बार एम्स ने सवाल पूछा कि कैथोड रे की उत्पत्ति कैथोड से होती है, यह ट्रू है कि फॉल्स? गलत है। कैथोड तो इस पत्ती को बोलते हैं, पत्ती समझते हो? मेटेलिक स्ट्रिप को।
क्या इससे निकली है कैथोड रे? नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? एयर से, और एयर से कैथोड रे का वो हुआ है, बट इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। यहाँ से उत्पन्न होती है कि उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है? उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है। अंग्रेजी में बोले तो फ्रॉम कैथोड, या फिर इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग। सेम एम्स ने पूछा था इस सवाल को, कौन सी ऐसी इसमें से है जो गैस बदलने से नहीं बदलती? नीट का सवाल है। किसका सवाल है? नीट का। वही 2 सवाल अब तक पूछे गए, दोनों मैंने आपको बता दी। इसमें कोई संदेह हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो आगे चला जाए। इसका पाथ स्ट्रेट लाइन, सीधे ही चलेंगे, कोई इधर मुड़ेगा नहीं। उसमें अपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि कैसे चलते हैं लोग, स्ट्रेट लाइन चलते हैं। अच्छा, एक बात और इधर की तरफ देखते, इधर नहीं, अभी हटा देते हैं, इधर देखें सभी लोग, कि उसमें अभी बता देंगे कि कहां से कहां तक पढ़ना है, तो पढ़ लेना। अब इसके बाद जो अगली चीज बताई गई थी वो क्या थी? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को E/m भी कहा जाता है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो आप क्या करो, ऊपर लिख दो चार्ज और नीचे क्या लिख दो? मास। तो स्पेसिफिक चार्ज निकल आएगा। अब इसकी बात एकाएक यहाँ पर क्यों आ गई उसको अभी आप समझे। अगर मैं एनोड रे का, एनोड रे नहीं, कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज निकालूं, तो बताओ कैथोड रे किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन से। तो हर बार आप ऊपर की तरफ चार्ज लिखोगे किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो चार्ज कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। और मास हर बार कितना लिखोगे? 9.1 इंटू 10⁻⁻9। तो क्या मैं ऐसा पहला पॉइंट लिख सकता हूं कि E/m फॉर कैथोड रे इज फिक्स्ड फॉर ऑल गैसेस? चाहे कोई भी गैस लो, कैथोड रे में तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना, तो उसका E/m क्या होगा? फिक्स होगा। क्या ये लिखा जा सकता है? दूसरी समझने वाली बात, दूसरी बात यह कि अगर आप गैस बदलते हो तो बताओ कि E/m जो है उसका, एनोड रे का, वो सेम रहेगा कि बदलता रहेगा? बदल जाए। क्यों? मास बदल रहा है। अच्छा, एक और बात सोचो, अगर मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो E/m घटेगा, और अगर मास घटेगा तो E/m बढ़ेगा। अब अगर हम लोग अलग अलग गैस का निकालते जाएं और ये चेक कर लें कि किसका E/m दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो क्या उसका मास सबसे कम होगा? नहीं होगा ऐसा। तो हमने क्या किया, फैराडे ने सारी गैसेस का निकाला E/m, सबका। एनोड रे का, कैथोड का तो सेम ही आता था, एनोड का निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा आया उसका मास सबसे कम था, और उसी को उन्होंने कहा सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल। क्या कहा? सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल। उसी का नाम रखा प्रोटॉन। और वो किस गैस को करने पर आया था? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है। तो प्रोटॉन कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस को जब आप डालोगे एक्सपेरिमेंट में तो जो एनोड रे बनेगी वही क्या है? प्रोटॉन। एंड दैट इज रियलिटी में क्या होता है? H+। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एनोड रे, इसके लिए फॉर एनोड रे एज मास इंक्रीजेस, इंक्रीज ना लिखा जाए, डिक्रीज लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। एज मास डिक्रीजेस E/m इंक्रीज एंड इट इज मैक्सिमम फॉर H2 गैस। किसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा? H2 गैस। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेगेटिव पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सब बात जानेंगे कि कौन गैस बदलने से बदलता है, एनोड की कैथोड? कौन बदलेगा? एनोड। कौन नहीं बदलेगा? कैथोड। वहां जितने परसेंट ऑफ क्वेश्चन आप कंफर्टेबली गोला मारोगे उतना ही सेलेक्ट होगे। और एक बात और आपको अपना अनुभव बता देता हूं, याद रखना इस बात को, जिंदगी में जब भी सेलेक्ट होगे तो एग्जाम से निकल के जैसे बाहर आओगे पहला शब्द ये बोलोगे कि हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड, लेट मी टेल यू, एज यू विल कम आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, जैसे पहला शब्द आपसे पूछा जाए, कोई पूछे ना पूछे, आपके दिल से आवाज आ जाएगी क्या? इस बार हो जाएगा। क्योंकि वहां वो पेपर ही ऐसा करके आता है। हमसे जब पहला सवाल पूछा हमारे पिताजी ने कि क्या होगा, तो हमने कहा पता नहीं,
लेकिन हमारा भाई भी था साथ में, तो हमने कहा भाई हो जाएगा इस बार, पक्की बात है कि हो जाएगा, क्योंकि आप 200 में से 180 सही करके आए हो, यू आर 90% करेक्ट, तो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। और अगर बाहर फीलिंग आ रही कि अरे पता, बस जान लो धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि जिनको सेलेक्ट होना होता है वो बाहर निकल के हम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे हो जाए। सोचो जो ये क्वेश्चन आया, पहले से याद करके गए थे, गोला मार दिए, आसानी से हो गया, आगे बढ़ गए, और इसी में जूझ रहे हो, पसीना आ गया पेपर देते समय, समझ लो कि बाहर हो गए एग्जाम से। आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता, मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा है। ओहो, टाइम कितना हो गया? घड़ी भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो टाइम बता दो। 12:10। तो कितने बजे तक अपनी क्लास है? 10:30, 12:30? रुक जाओ जरा चाय पी लूं। कैमरा इधर ना करना है ना। एक दोस्त बना लो कोई बढ़िया, ठीक है? अच्छा कोई दोस्त बना लो, और ऐसा दोस्त बनाओ जिसकी जान अटकी हो, मतलब जो घर से थोड़ा कमजोर फैमिली से हो, जिसके पास कोई भी सहारा रहेगा, वो आदमी सीरियस लेगा ही नहीं। बैटमैन पिक्चर देखी आपने? कुछ लोगों ने देखी होगी। बैटमैन में एक कुआं रहता है, कुआं, तो उस कुएं से निकलता है, वो रोज कोशिश करता है, तो कहता है कि ऐसे नहीं निकल पाओगे, वैसे निकलो जैसे वो बच्ची निकली थी। तो कहता है कैसे? तो कहता है बिना रस्सी के। जिसने देखी होगी पिक्चर वो जानता होगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। उतनी ऊपर पे जब आप जाके खड़े हो गए, रस्सी नहीं बंधी है, तब जंप करना होगा ना, तब आप जान लगाओगे, क्योंकि पता है अगर चूक गए तो मर गए, और रस्सी रहेगी तब तक नीचे ही गिरोगे। नहीं देखिए बैटमैन तो ये सीन देख लेना। फियर इज दैट मेक्स यू परफॉर्म द बेस्ट। और जिसको डर ही नहीं, जिसके पास पापा की दुकान है, तो वो दुकान पे ही बैठेंगे, उनका लिखित हो गया कि कहाँ बैठेंगे वो। जिसके पास बैकअप नहीं होता वही आदमी पूरा जान लगाता है। ऐसा कोई एक दोस्त पकड़ लो, और फिर तुम दोनों लोग एक साल के लिए पागल हो जाओ, तो बेहतरीन कॉलेज में जाओगे, और जिंदगी का भी फलसफा सीख जाओगे कि लड़ा कैसे जाता है, और नहीं तो हंसी मजाक तो चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। यू नीड सच अ फ्रेंड। हमारा एक दोस्त था मध्य प्रदेश का, 2011 में, हम दोनों लोग साथ में पढ़ते थे, सिर्फ कोचिंग में मिलते थे, बाकी हम लोगों का कोई ना फोन ना जान ना पहचान, सिर्फ सीट पे मिलते थे। और आपस में ऐसा, मतलब हम लोगों की बातचीत भी वैसी होती थी, बैठे हैं तो पूछ ले, बताओ EYM का रेंज क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है। पड़ोस वाले ऐसे दांत निकालते थे खी 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 खी। अरे देखो भाई क्या बात कर रहे हैं। Those who were getting good ranks in the test, they used to laugh on us. I'm telling you. लड़कियां भी हंसती थी देख, क्योंकि देखो पगलेट हैं एकदम बिल्कुल, छुट्टी हुई है इसमें भी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। बट क्या ही किया जाए, रटना ही तो है। और तुम हंस लो हमारे ऊपर कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, गधे हैं, लेकिन गधे का ही सिलेक्शन हो रहा है तो करें क्या? गधे ही तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलेक्ट तो होना ही होना है। कुल मिला के याद करना है भाई पूरा सिलेबस, बाकी आपकी इच्छा पे है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये मंदबुद्धि था इसलिए ऐसा बता रहा है ना, ऐसा नहीं है, मैं मंदबुद्धि नहीं था। चलो तो आगे की बात करते हैं। E/M के सवाल लगा ले जाओगे? चलो तो शुरुआत से हम आपको फिर से बता देते हैं सारी बातें। पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। उनके हिसाब से दुनिया में जो बना वो किससे बना? एटम से। वो किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। सेम एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं? लाइक, और डिफरेंट के अनलाइक होते हैं। ये इतनी बात हमें पता चली। एटम डिस्ट्रक्टिबल के इंडेस्ट्रक्टिबल? एटॉम मतलब नॉट डिविजिबल। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, किसने किया? फैराडे। एक्सपेरिमेंट का नाम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने एयरली वोल्टेज लो लिया कि हाई? हाई, 10,000 वोल्ट, और प्रेशर बहुत लो। ऐसा किया तो कुछ इधर गया कुछ इधर गया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, नेगेटिव वाले का नाम कैथोड था। अब ये याद आ गया तो बताओ, किसके पास मास होता है? दोनों के पास। किसके पास वेलोसिटी है? दोनों के पास। किसके पास मोमेंटम है? दोनों के पास। किसके पास काइनेटिक एनर्जी है? दोनों के पास। कौन पहिया घुमा सकता है? दोनों। कौन ज्यादा भारी है? एनोड। कौन हल्का है? कैथोड। कौन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है? कैथोड। और कौन है जो गैस बदलने से बदलता नहीं है? कैथोड। कौन है जो बदल जाता है?
एनोड, एनोड का क्या बदल जाता है, ई बाई एम, क्या बदल जाता है, ई बाई एम, और जिसके लिए ई बाई एम सबसे ज्यादा आता है उसका मास सबसे कम होगा। तो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन गैस से निकलता है और उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन और स्मॉलेस्ट नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। और ई बाई एम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम में किसका ज्यादा, हाइड्रोजन फिर का ड्यूटेरियम फिर कौन, ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाए तो सबसे ज्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन। अल्फा को इसी में सेट करो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा न्यूट्रॉन सेट हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हम लोग भूल जाया करते हैं। इस हिसाब से इन्होंने खोज की कि दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक का नाम रखा इलेक्ट्रॉन और एक का प्रोटॉन। तो हम भी इसका नाम यहाँ रख देते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, दो लोग ने मिलकर की थी। अगर प्रोटॉन में एक ही ऑप्शन टिक करना हो तो किसको टिक करोगे, गोल्डस्टीन। दोनों टिक करना हो तो दोनों टिक कर दो, ये दोनों ना आए तो क्वेश्चन गलत है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। किसने खोजा था, चैडविक। अब बहुत ही क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, बहुत ही क्लियर कट, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। यदि इसे ग्राम में बदलना हो तो बस यही गड़बड़ है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करें। अच्छा जब ऐसी स्थिति आए तो अपने मन में 1 किलो सोचा करो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। कैसे निकाले, गुणा करके कि भाग करके, नो अंडर, एक मैं बोलूँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं ना। तो एक को आपने 1000 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, तभी तो 1000 आया। नहीं समझे, तो इसका मतलब यहां भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 3 कम हो जाएगा, +3 होगा तो 3 क्या हो जाएगा, कम। कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये काम पहले से करके अपने आप को चौकन्ना करके बता के तब जाना कि जब किलोग्राम से ग्राम में लिखते हैं तो 28 आता है। कितना आता है, 28। क्लियर कट, एकदम साफ, कितना आता है, 28। और किलोग्राम में कितना होता है, 31। अब प्रोटॉन के बारे में बताओ, प्रोटॉन का मास, ये जनरली भूल जाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वाला भूल जाते हैं, यूज कम होता है। इस पे चार्ज उतना ही होता है, चार्ज कितना है इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये जो चार्ज है, इसका चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज। न्यूट्रॉन का देखो मास, अगर कैलकुलेशन पर्पस के लिए कहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग कैसे हैं, बराबर, लगभग लगभग। लेकिन अगर कोई पूछे कि दोनों में कौन ज्यादा भारी है, तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है। इसका मास होता है 1.6726 और इसका होता है 6749। इसका 49 है, इसका 26। लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के लिए सेम है, ये याद रह जाए। क्या जाता, 1.6 इंटू टू द पावर -27 किलो, याद रहेगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग कितना है, उतना ही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पे, 0। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के 3 बातों को याद रखना चाहिए हमेशा। कौन कौन सी 3 बातें, खोजकर्ता, मास और चार्ज। कौन कौन 3 लोग, खोजकर्ता, मास। अब आपके जो दोस्त होते हैं वो निर्धारित करेंगे कि आप इसको पड़ोसी दोस्त इस विषय में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बैठे हो दोनों लोग खाली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मास के डिस्कवरर, मास और चार्ज की वैल्यू बताओ। नहीं बात कर सकते हो क्या ऐसी,
हैं, दुनिया हंसने लगेगी? ऐसा नहीं, इसको याद करने से याद होगा। इफ यू आर स्लाइटेस्ट कंफ्यूज, कितना कंफ्यूज हो, स्लाइटेस्ट, तो ब्रेन इज एन एम्पलीफायर। ब्रेन क्या होता है, एम्पलीफायर, ये बात याद रखना। एम्पलीफाई समझते हो, जो आप सोच लो उसको मल्टीप्लाई करने का काम कौन करेगा, ब्रेन। अगर आप इतना कंफ्यूज हो तो दिमाग आपका परीक्षा में कितना कंफ्यूजन बना देगा, इतना। और अगर आप इतना कॉन्फिडेंस हो तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई समझते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के क्या याद रखने हैं, खोजकर्ता, मास और चार्ज। और ये चूंकि बहुत सारे डेटा में यूज होता है, तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए। अब हम आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे। चलो इत्र की तरफ देखना शुरू करें। ये बात खोज करके बाद में आएगी, थॉमसन थॉमसन का मॉडल पढ़ने के बाद, लेकिन हम लोग अभी जानते हैं एटम किससे किससे मिलकर बना है, जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाहर चक्कर लगाता है। इसमें बताओ भारी कौन है, तीनों में सबसे भारी प्रोटॉन। लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग क्या है, बराबर। और सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये इतना हल्का है कि इसका मास इग्नोर कर दिया जाता है। कोई पूछे एटम का वजन बताओ, तो किसका वजन बताओगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वजन बताने की जरूरत नहीं है। एक बात और हमें बताओ, क्या ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज वालों को नजदीक नजदीक रख दिया जाए तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? और डिस्टेंस बहुत कम है, फर्मी ऑर्डर की डिस्टेंस होती है, मतलब 10⁻⁻15, इतनी कम। और आप कुलॉम्ब फोर्स का फॉर्मूला याद करो, F बराबर के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और -15 डिस्टेंस है अगर, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, -30, ऊपर जाएगा +30, 10⁻30 के करीब फोर्स लगेगा। कम फोर्स है कि ज्यादा, ज्यादा, मतलब इनके बीच में कंसिडरेबल फोर्स होगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे? तो कोई तो है जिसने इन्हें रोक के रखा होगा, तभी तो रुके हैं। किसने रोक के रखा है, न्यूक्लियर फोर्स। पूरी दुनिया में प्रेजेंट 4 फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इट डू, इट होल्ड्स प्रोटॉन टुगेदर। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, यह चार्ज पर निर्भर नहीं करता। यानी जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्या कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बताओ इनको किसने रोक रखा है, न्यूक्लियर फोर्स। क्या आप समझ गए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर। अगली बात देखो, दो टर्म डिफाइन करने हम लोग को। कितने टर्म डिफाइन करने हैं, दो। एक जो पहला टर्म है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। पहला टर्म क्या है, एटॉमिक नंबर। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बताएंगे, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरी इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, इट मे बी इक्वल टू, मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, इफ एटम इज न्यूट्रल। अगर एटम कैसा हो, न्यूट्रल, तो हो सकता है कि किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी। अदरवाइज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इसके अलावा आपको दूसरी परिभाषा, अच्छा ऐसा स्टेटमेंट बोल दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज। सही होगा, पहली लाइन में लिखा है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, नो। एटॉमिक नंबर मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द एटम इज न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम की अगर बात करें, जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो सोडियम की अगर बात करें तो नीचे कितना लिखा रहता है, 11, ऊपर लिखा रहता है 23। तो इसमें पूछा जाए कि बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस, कि सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे, 11। तो यहां पर लिख सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 11। चूंकि ये सोडियम न्यूट्रल है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। तब तो टोटल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Na+ ले लिया मैंने, क्या ले लिया, Na+। अब Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होगा, बताओ कि Na से Na+ बनने में किस चीज का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन का तो लास्ट नहीं हुआ ना, तो पहले अगर 11 थे तो आज भी कितने होंगे 11। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। क्यों 10 हो गए, क्या 11 थे एक छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए 11। पहले भी 11 थे आज भी 11। तो बताओ सोडियम Na+ का एटॉमिक नंबर, हाँ 11 ही होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन तो देखना नहीं, आपको क्या देखना है प्रोटॉन। हमेशा के लिए कौन सी परिभाषा लगेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ इसमें इसका एटॉमिक नंबर Na+ का कितना होगा 11। चलो Cl का एटॉमिक नंबर बताओ 17, और Cl- का, क्या इसका भी 17 ही होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी कितने हैं 17, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। क्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, यस। कभी कभी कि हमेशा, हमेशा। क्या एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, हो सकता है, यस। क्या हो सकता है, कब, जब एटम कैसा हो न्यूट्रल। अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे, और उस समय हम किस पे स्टिक करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अगला जो टर्म है वो है मास नंबर। कौन सा टर्म है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, जेड से, और एटॉमिक नंबर की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अगला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, मास नंबर। ये जो मास नंबर होता है इसको किससे लिखा जाता है, इसको ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से। ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सिंपल है, इसको लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लोग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो कभी कभी इसको लिख दिया जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब वो सब लोग जो कहाँ रह रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो जैसे इसके अंदर जितने लोग यहाँ प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ। बताओ मास नंबर कभी भी दशमलव में आ सकता है, क्या मास नंबर दशमलव में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, देखो जैसे हम बताएं, हमने आपसे कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के आपको लिखना है, तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के 15 आ सकता है, आ सकता है, लेकिन 15.5, क्योंकि ना तो प्रोटॉन आधा होगा और ना तो न्यूट्रॉन। आप नहीं समझे इस बात को। आज के जमाने में फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या प्रोटॉन को तोड़ना संभव है, नहीं, और न्यूट्रॉन को नहीं। जो बात पहले उन्होंने कही थी एटम के बारे में, किसने, डाल्टन ने, वो आज किसके बारे में एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या उसको तोड़ना पॉसिबल है, नहीं। तो क्या 15.5 किसी का मास नंबर हो सकता है, 17.5, लेकिन 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, एंड इट विल बी ऑलवेज बी होल नंबर। कैसा रहेगा ये, होल नंबर, इट्स होल नंबर। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि क्लोरीन का 35.5 होता है, पढ़ा है कि नहीं, उसका भी जवाब अभी आपको थोड़ी देर में देंगे। वो एवरेज है, आइसोटोप का क्या निकाला जाता है, एवरेज। तो उससे भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, नहीं आई क्या। अगर हम सिंबल बनाएं, क्या बनाएं, सिंबल, तो जो नीचे लिखा रहता है वो क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा रहता है वो मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, नीचे वाला। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो भी नीचे वाला। और अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए तो ऊपर माइनस न्नीचे वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, और यहाँ पे 45 लिखा। बताओ इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, और न्यूट्रॉन कितने, 25। निकाल ले जाओगे, पक्का। एक सवाल बोलते हैं, सवाल लिखो। एक एटम में, एक एटम में, इन वन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। इफ द if the mass number is 49,
If the mass number is 49, calculate electron, proton, neutron. If mass number is 49, calculate electron, proton and neutron. आया किसी का? प्रोटॉन कितना आया? इलेक्ट्रॉन 24 के और वो न्यूट्रॉन 25। कैसे निकाला? इन्होंने कहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एक ज्यादा है, माना प्रोटॉन है P, प्रोटॉन कितने हैं? P। जब ना पता हो तो ऐसे ही तो माना जाता है। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? भाई P से एक ज्यादा यानी कितने होंगे? P+1। प्रोटॉन कितने हमने मान लिए? P। तो न्यूट्रॉन कितना? P+1। तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? P+1 कितना हो जाएगा ये? 2P+1। और ये 2P+1 की वैल्यू पहले से 49 दे रखी है, तो आप ऐसे लिखोगे 49 इज इक्वल्स टू 2P+1। ये +1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 2P बराबर कितना आ गया? 48। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 48/2 यानी कितना आ गया? 24। अब ये किसका नंबर आया है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर 24 आए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 24। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 25। एक ज्यादा बोला ही गया था पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 24 25। सही है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई भी गणित लगवा सकता है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स में एक ज्यादा। आप नहीं समझे, मतलब मैंने हिंदी में कहा इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। पता नहीं कोई चाइना में थोड़ी बोल रहे, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जैसे वो आप 2P+1 जो भी करना हो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसमें कोई भी गणित लगवा सकता है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी बनवा लेगा, उसका मन होगा। क्वाड्रेटिक का आपने नाम सुना है? हो सकता है क्वाड्रेटिक भी बनवा ले, कुछ भी मतलब कर सकते हो छोटा मोटा अपना काम। लेकिन अभी तो सरल ही सरल है, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा रहता है कि ऊपर? मास नंबर, और ऊपर में से नीचे घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताओ टाइम कितना हो गया? एग्जैक्ट 12:30। अभी घड़ी पहुंची है बिल्कुल, 1 मिनट ज्यादा हो गया। 12:31 हो गया। नो नो, आई कांट टॉलरेट दिस। चलिए, तो आज का काम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त। एक दो बातें आपसे पूछनी है, वो आप मुझे बता दें। देखो पैसा तो तुम लोग ज्यादा दे, तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान देने का कोई मतलब भी नहीं। कुल मिला के लेकिन तुम लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगेगा। अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो एक टीचर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है कि उसका स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। वहां से उन दोनों के एक नए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है। जब आप कॉलेज में पहुंचते हो, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में, उनके उनसे बातचीत होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है। आपको भी आएगी। कभी आप मान लो किसी को गाइड करो, सेलेक्ट हो जाए, तो कितना अच्छा फीलिंग आएगा? नहीं आएगा? मतलब बढ़िया लगता है, मजा आता है। तो कुल मिला के आप लोगों से फीलिंग ही मिलनी है। पैसा तो वैसे भी तुम लोग ज्यादा दे नहीं रहे हो, है ना? ऐसा सुनने समझने में आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके और हमारे बीच बहुत खुला संवाद होना चाहिए। खुला मतलब आप अपनी समस्याएं खुल के बताएं, सब तो हंसी मजाक की बात है। आपको तो पता ही कि मैं पैसे के लिए नहीं, केवल भला करने के लिए पढ़ाता हूँ। बच्चों के भले के लिए तो पढ़ाता हूँ ना। तो आप अपनी समस्याएं मुझे खुल के बता सकते हैं और मैं भी अपनी समस्या आपको खुल के बता सकता हूँ। वी आर नाउ इन नॉट इन दैट मोड कि जब हम लोगों को उस तरीके से कि ABCD चल रहा है, उस तरीके से नहीं चलेगा। तो जो लोग अपने सिलेक्शन के लिए रियली सीरियस हैं, दोज हु आर रियली डेस्परेट फॉर इट, दोज हु टेक इट सीरियसली मोर देन मी, जान तुम्हारी फंसी हमारी नहीं। तुम्हें नींद आ रही है तो गो टू हेल। जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो रही है कि हमारी? तो हम तुमसे बताएं कि सोया ना करो। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बर्बाद होगे। जिसको इतनी समझ है वो तो इस बैच में रहे, अदरवाइज बैच में कोई बहुत स्पून फीडिंग टाइप का काम नहीं कराएंगे, पहले ही बता दे रहे। जिनको सच में लगता है कि दे शुड गेट सिलेक्टेड, ओनली दे शुड कम, दे आर वेलकम। तो ऐसे करके अगर बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाए ना टीचर स्टूडेंट का, तब AIR बन भी आ सकती है, अगर आदमी चाह ले तो। समझ रहे हो बात को? और नहीं तो ऐसे तो चल ही रहा था पहले जमाने में। अब आपको लगे कि सर हमें, हमारी आंख सर बंद हुई जा रही है, हमें नींद आ रही है, तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। पिछले साल आपने पढ़ा, सेलेक्ट नहीं हुआ, आपकी प्रॉब्लम। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। इट मीन्स यू डोंट नीड इट।
If you desperately need to go into medical college, then only I can work hardest for you. And don't worry, तुम अगर एक कदम चलोगे तो हम दो कदम चलेंगे, वरना मैं कितना आलसी हूँ पिछले बैच वालों से पूछ लो जो पहले पढ़ चुके हो। आई एम डेड आलसी फॉर दोज। तुम्हारी गर्ज नहीं है, तुम कभी भी ऐसे उठ के चले आओ और तुम मुझसे बताओ कि सर ये काम ऐसे है, आप करवा दीजिए, काहे करवा दे भाई। लेकिन अगर तुम एक बात तुमने और महसूस की होगी, जिन भी बच्चों ने मेरे पास कभी मैसेज, मैंने रात के 2-4 बजे भी अगर किसी ने मुझे मैसेज किया एंड आई फेल्ट दैट ही नीड मी, आई विल ऑलवेज रिप्लाई। कोई एक बच्चा नहीं आ सकता मेरे पास आज भी कहते हुए पिछले कई सालों के, सर मैं उस दिन परेशान था और रात को 2 बजे मैं सच में परेशान था। बाकी तो परेशान बहुत लोग हुए, सर बिजली नहीं आ रही है, सर सर नो इलेक्ट्रिसिटी, स्माइली, तो हम क्या करें, आके पंखा चलाएं। So if you are really troubled, I will be there to help you always. You walk one step, you'll find me 2 step. You go back 1 step, I will be kilometers away. सही है, ये सही बात बता रहा हूँ आपको बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं।